हम उसी एरिया को कवर कर रहे हैं. Like I start with exactly the flow will be like same what is there in the supplement. First change which institute has mentioned in its supplement is relating to the eligibility requirement for IPO. So what exactly the change is there, or what exactly the clarification is there? I will just show you this slide. You all can see. Basically, we have read that all the IPOs, like the company, if they want to come with the IPO, they need to satisfy these conditions. कुछ याद आ रहा है ऐसे नेट टेंजिबल एसेट्स होना चाहिए उसका 3 करोड़ का, राइट, इन ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, 3 फाइनेंशियल ईयर, ऐसा कुछ धुंधला धुंधला भी याद आ रहा हो तो दैट इज गुड इनफ. एवरेज ऑपरेटिंग प्रॉफिट होना चाहिए उसका 15 करोड़ का, राइट, ऐसा याद आ रहा है. एंड देन देयर शुड बी अ नेट वर्थ of at least 1 crore in each of the financial year, preceding 3 financial year. Plus, if there is a name change, then in 1 full year, the 50% of revenue from that new name change. Right? ऐसे conditions थे. उसी में conditions और था. वो क्या था? वो भी वहाँ लिखा हुआ था कि in case the eligibility conditions are not met, then even the company may come out, the issuer may come out with the IPO, provided that it is through book building process and the issuer undertakes to allot at least 75% of the net offer to QIB, qualified institutional buyers. Means सर अगर ये ऑप्शंस को सेटिस्फाई नहीं भी करे तो वो ये अंडरटेकिंग दे कि हम 75% जो ओपन ऑफर का होगा, सॉरी जो ऑफर का होगा, आई विल अलॉट इट टू QIB पर्टिकुलरली. राइट, ये सब ने पढ़ा, कुछ नया नहीं है. ओनली द क्लैरिफिकेशन इज दैट नॉट मियरली अंडरटेकिंग if the QIB do not subscribe to the extent of 75%. Means subscription भी बहुत जरूरी है. If they do not subscribe to the extent of 75%, then this IPO you cannot come out with. Right? Means not only undertaking दे रहे हो कि 75% हम उनको allot करेंगे, बल्कि उनका सब्सक्रिप्शन भी आना होगा. अब इस क्लियर, बस इतना याद रखिएगा, अब उनका सब्सक्रिप्शन भी आना होगा. Right? So that is what relating to the IPO. Next, what the institute has clarified in its MAT is relating to the relaxation in respect of timelines for activities of DPs, RTAs, RTA means registrar and share transfer agent, issuers, KYC registration agency जिसको KRA बोलते हैं, stock brokers. Exactly brief दे दूं आपको क्या background है भूमिका, so that you will understand it very easily. I'm sure अभी तक आप समझ ही रहे होंगे बहुत easy कैसे amendment है. Like हुआ क्या कि we all know that we are passing through a very difficult phase which is COVID-19 pandemic. Everyone despite मतलब सिलेबस पता हो ना हो, but COVID-19 pandemic के बारे में सब कुछ जानते हैं, तो वही वैसा हालत है. तो COVID-19 pandemic को देखते हुए the ministry has issued various relaxation. क्यों? Like say for example offices operate नहीं हो रही है, लोग work from home कर रहे हैं. शुरू में तो जब लॉकडाउन लग गया तो ऑफिस भी नहीं गए, we all were at home. तो उन कंडीशंस में अगर कोई डीमैट का रिक्वेस्ट कोई भेजा हो, कोई पहले से भेज के उस समय डिपॉजिट मतलब कंपनी में पहुंचा हुआ हो, पड़ा रह गया हो, तो सर व्हाट विल बी द रेमेडी? वो तो सारे वायलेशन हो जाएंगे. क्योंकि सर हम लोग को तो पता है कि डीमैट वेंट के रिक्वेस्ट आजकल 15 डेज में क्लियर करने पड़ते हैं इश्यूर आरटीए को, राइट. KRA KYC रजिस्ट्रेशन एजेंसीज को KRA डॉक्यूमेंट 10 वर्किंग डेज के अंदर अपलोड करने पड़ते हैं. तो सर ये सब तो वायलेशन हो रहा था. फिर ट्रांसमिशन ऑफ सिक्योरिटीज है सर, वो करना पड़ता है. तो सर ये सारे वायलेशंस हो जाएंगे. लॉकडाउन में लोग घर पर बैठे हैं और वहां पर मेरे पास चिट्ठी आई भी पड़ी है. डोंट वरी, द मिनिस्ट्री नोइंग प्रीटी वेल दैट इट्स अ वेरी पेंडेमिक स्टेज, दे हैव गिवन वेरियस रिलैक्सेशन. क्या? जस्ट सी ऑन द स्लाइड, इट विल बी वेरी क्लियर. प्रोसेसिंग ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट. प्रोसेसिंग ऑफ डीमैट रिक्वेस्ट दैट मीन्स अगर आपको डीमैट रिक्वेस्ट पेंडिंग है, कोई भी ऐसा रिक्वेस्ट वगैरह भेजा है, तो इट विल बी लाइक द पीरियड ऑफ एक्सक्लूशन. अगर आप लिख रहे होंगे राइट साइड में, फ्रॉम मार्च 23rd to 31st of July will not be counted. मीन्स एज इफ आपने उस पीरियड के बीच में जमा दिया ही नहीं है, वो पीरियड ही काउंट नहीं होगा. सपोज करिए मैं जब काउंट करता हूं ना कि इट शुड बी विद इन 15 days, it should be done from the date of receipt of the letter for मतलब 15 days will be counted from that. So whatever the period here mention is that will not be counted. For example, अगर मेरे पास कोई रिक्वेस्ट 21st को आई थी और उसके बाद लॉकडाउन वगैरह लग गए, राइट, तो वो 2 दिन वहां काउंट हुए, 22 and 21. उसके बाद
कोई भी दिन, दैट मीन्स 23rd से लेके 31st जुलाई तक काउंट ही नहीं होगा। सर क्या बोल रहे हैं? यस, काउंट ही नहीं होगा, राइट? इज इट क्लियर कि वो दिन काउंट ही नहीं होंगे? क्लियर? हाँ सर, अब समझ में आ रहा हम लोग को, वी आर क्लियर कि वो दिन काउंट ही नहीं होंगे। एब्सोल्युटली क्लियर, राइट? सो सर ये जो क्लियर आप काउंट नहीं होंगे बोल रहे हैं सर, ये बेसिकली क्या 31st जुलाई तक था? नो, फॉर योर एग्जामिनेशन रेफरेंस, बिकॉज एज आई टोल्ड यू विल कीप इट टिल द पॉइंट दिसंबर 2020 के लिए। बट अगर कोई इंप्रेशन जमाना चाहे तो प्लीज लिख लीजिए कि पोस्ट दैट, बिकॉज 30th जून को उन्होंने एक्सटेंडेड किया था 31st जुलाई तक, उसके बाद मिनिस्ट्री हैज कम आउट ऑन 29 जुलाई और ये टाइमलाइन बढ़ा दी 31st दिसंबर तक, 30th सितंबर तक। इसकी भी टाइमलाइन 30 सितंबर तक एंड इसकी टाइमलाइन 31st दिसंबर तक, मतलब केआरए की टाइमलाइन 31st दिसंबर तक। बट ये सर आप यहां क्यों नहीं लिख दिए? क्योंकि मैंने आपको बोला ना कि आई एम कीपिंग इट कन्फाइंड टू द पॉइंट, लिमिटेड पॉइंट फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ दिसंबर 2020 एग्जामिनेशन, राइट? अब सभी को क्लियर होंगे? हो गया? यस सर, अब क्लियर हो गया ये वाला। तो दिस इज द रिलैक्सेशन इन टर्म्स ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ रिक्वेस्ट। नेक्स्ट कम्स आसबा, ASBA, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सर ये तो हम लोग सुने हैं, ये तो हम लोग पढ़े हैं सर आईपीओ में, आईसीडीआर में, इसमें तो कुछ नया नहीं है सर। एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट में एब्सोल्युटली राइट, इसमें कुछ नया नहीं है सर। इसमें एक यूपीआई आपका दिख रहा है, अमेंडमेंट में लिखा हुआ है यूपीआई। यूपीआई इज यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। आई विल अगेन रेफर कि अगर आप स्लाइड देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा, हम लोग इस पर बहुत डिटेल में वीडियो क्लासेस किए हैं। But again, for your clarity, I am just clarifying. UPI, the SEBI has introduced the concept in the November 2018 itself. To make it simplify, just look at the screen. Now you will recollect कि why UPI has come. UPI के benefit क्या है? पहला तो the basic intention of SEBI is to reduce time period for listing. जो अभी 6 working days है, SEBI wants to reduce it to 3 working days. Earlier it used to be more than 6, it was reduced to 6 working days with the ASBA process. Now they want to reduce it to 3 working days. So they want to reduce time period for listing. Second, इसके benefit ये है कि it will be implemented in phase wise. UPI एक दिन में सबके लिए mandatory नहीं होगा, right? सर यूपीआई क्या होता है वो तो बता दीजिए। बताता हूं, यूपीआई अगर आप लोग ऐप अगर यूज करते होंगे तो इट्स अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। मींस दैट मींस लाइक जैसे मोबाइल से आप लोग नेट बैंकिंग करते हो, वैसे ही यूपीआई एक प्रोसेस है जो वर्चुअल उसका एड्रेस होता है, राइट? देयर इज अ वर्चुअल एड्रेस फॉर एवरी लाइक यूपीआई। उसमें क्या होता है ना, वंस यू मेक अ पेमेंट, आप मोबाइल ऐप में सब कुछ कर रहे हो, आपने जो अमाउंट सपोर्ट किया, जैसे फॉर एग्जांपल अभी आप अमेजन पे यूज करते हो, वॉलेट यूज करते हो, राइट? पेटीएम वॉलेट में मनी रखते हो, वहां से पे डायरेक्टली कर देते हो। दैट कंसेप्ट एग्जिस्ट हियर ऑल्सो। व्हाट यू डू बेसिकली, जब भी कोई सब्सक्रिप्शन आता है तो आप उस सब्सक्रिप्शन के लिए एप्लीकेशन करते हो उसके ऑनलाइन पोर्टल पे जाके, राइट? वहां पर जाकर आपको बोलेगा आपके डिटेल्स दीजिए, यूपीआई का किस बैंक के साथ मेंटेन्ड है, कहां पर क्या आपकी आईडी है, यूपीआई आईडी, आपने वो सब दिया। देने के बाद द मोमेंट यू कंप्लीट ऑनलाइन एवरीथिंग एंड ऑनलाइन में आप यूपीआई का अपना डिटेल देने के बाद देयर विल बी ए मोबाइल मैसेज ऑन योर मोबाइल, लाइक अ मैसेज विल कम ऑन योर मोबाइल आस्किंग यू टू कंफर्म कि वो यूपीआई जो आपने ब्लॉक किया अमाउंट वो आप ही के मोबाइल से किया हुआ ऐप से। वंस आपने कंफर्म किया, एप्लीकेशन इज डन। समझे प्रोसेस कितना इजी? जैसे क्रेडिट कार्ड वगैरह होता है, समझो कंसेप्ट को। क्रेडिट कार्ड आप शॉपिंग में जाते हो, क्या करते हो? स्वाइप करते हो, राइट? स्वाइप किया, स्वाइप करने के बाद पैसा कट गया, उसमें आप पासवर्ड देते हो। अगर आप पासवर्ड नहीं दो, सपोज करिए मैं नेट से कर रहा हूं, नेट से क्रेडिट कार्ड का पेमेंट किया, तो आप हमेशा ध्यान देंगे आपके मोबाइल पे एसएमएस आता है, आप उस एसएमएस से वेरीफाई करते हो। दैट मीन्स यू आर द पर्सन हु इज एक्सेसिंग द डिटेल। सिमिलर कंसेप्ट एग्जिस्ट हियर ऑल्सो, राइट? दैट इज व्हाट द यूपीआई इज। सर यूपीआई लाने का दरकार क्यों पड़ा? ऑनलाइन एप्लीकेशन कर देते ना, ऑनलाइन एप्लीकेशन तो कर देते, पेमेंट कहां से करते? तो कंपनी के पोर्टल पे पेमेंट करने के लिए दे हैव यूजिंग द यूनिफाइड पेमेंट इंटरसोर्स, राइट? इंटरफेस। सो दैट इज यूपीआई। सर अब एक चीज बताएंगे, यूपीआई आने के बाद ये आसबा रहेगा?
अरे आसबा तो रहेगा ही, आसबा इज अ बैंकिंग चैनल जिसमें आप बैंक के थ्रू जाके एप्लीकेशन कर देते हो। अगर जिसको नेट बैंकिंग आता हो वो आसबा से करे। ग्रेजुअली द मिनिस्ट्री विल मूव टू द कंप्लीट यूपीआई इंटरफेस, दैट इज द फेज 3। अगर आप देखेंगे फेज वाइज स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इन नवंबर 2018 व्हेन दे कम आउट विद अ प्लान, दे से कि फेज 1 विल स्टार्ट फ्रॉम 1 Jan 19, मतलब जिसमें उन लोगों ने एक अल्टरनेटिव ऑप्शन दिया। तो आप देखे होंगे 1 January 19 के बाद जितने भी इशू आए सब में यूपीआई एज एन ऑप्शन था, मतलब आप चाहो तो यूपीआई मोड से कर सकते हो, दैट इज एन ऑप्शन। वो 3 months के लिए या फिर बोला 5 मेन बोर्ड इशू है तब तक कंटिन्यू रहेगा, एंड इट कंटिन्यूड टिल 30th June। 1 जुलाई से उन्होंने सेकेंड फेज चालू किया। सेकेंड फेज में क्या था मालूम है? सेकेंड फेज में उन लोगों ने एक कंसेप्ट जो होता है ना, फिजिकल फॉर्म जाके बैंक में जमा देने वाला, वो कंसेप्ट को डिसकंटिन्यू कर दिया। सर मतलब समझे नहीं, ये वाला बताएंगे फेज 2? बताते हैं। आसबा जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन वाले ही अवेल करें, ऑफलाइन में भी अवेल करते हैं। कैसे? आप कंपनी का फॉर्म लेते हो, इशू का फॉर्म का पूरा डिटेल भरते हो, डिटेल भरने के बाद जब फॉर्म पूरा भर जाए तो आप उसमें अपने बैंक का डिटेल देते हो जिसमें आपका आसबा फैसिलिटी है, और वो जाके आप सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक्स होते हैं ना, उसमें किसी भी बैंक में जाके आप जमा दे देते हो एप्लीकेशन, और वो लोग जमा लेते हैं इशू जब खुलता है तब। तो आप इतना मेहनत करते थे, तो सेबी ने बोला अब जो सेल्फ सर्टिफाइड सिंडिकेट बैंक में जाके जमा देने वाला कंसेप्ट है उसको हटाओ, बिकॉज ग्रेजुअली यू हैव टू कम आउट विद द यूपीआई मोड। आप यूपीआई का डिटेल्स लीजिए, यूपीआई से वेरीफाई कराइए, भले ही वो फॉर्म जमा दे रहा हो बट नॉट विद द आसबा फैसिलिटी, राइट? सो दैट वाज द सेकंड फेज दैट स्टार्टेड फ्रॉम 1 जुलाई, एंड मिनिस्ट्री ने बोला ये कंटिन्यू रहेगा बिकॉज वंस दे आर श्योर द फेज 3 विल बी इंप्लीमेंटेड, जहां पर ये फुल्ली इफेक्टिव हो जाएगा, सबको यूपीआई लाना पड़ेगा मीन्स अपने अपने इशू में। बट इन बिटवीन फेज 2 चल ही रहा था कि फेज 2 चलते चलते दिसंबर में दे हैव डिसाइडेड इट टू कंटिन्यू टिल 31 March 2020। बट आप सभी जानते हैं कि मार्च 2020 में एक ऐसी आपदा आई हमारे इंडिया पे, लाइक दो स्टार्टेड ग्लोबली नवंबर, बट वी हैव सीन इट इन मार्च एट अ पैनिक स्टेज, और यू कैन सी एट अ पीक स्टेज। सो सारे लॉकडाउन वगैरह लग गए, तो सेबी देयर आफ्टर डिसाइडेड टू फॉर द टाइम बीइंग कंटिन्यू दिस फेज 2 ओनली till the time they feel like it's a comfortable zone and phase 3 can be implemented. So अभी अगर आप पूछोगे तो हम phase 2 में ही चल रहे हैं यूपीआई के, राइट? तो यूपीआई इज अ यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, याद रखिएगा, राइट? अब क्लियर रहेगा सबको? सर अब समझ गए सर। तो यूपीआई ये हुआ, एंड आसबा क्या किया ना, गवर्नमेंट ने राइट इशू के लिए मैंडेटरी कर दिया, मीन्स यू हैव टू हैव द आसबा फैसिलिटी फॉर द राइट इशू मैंडेटरली। So that again some robust step towards the digitalization. So ये एक और अमेंडमेंट है, और ये बेसिकली आपको बार बार याद आ रहे देखने पे, हम लोगों ने वीडियो क्लास में और भी डिटेल में किए हैं। We will try to, मतलब if required to come out with the more detailed session for this, but then yes, this session since relates to the amendment, so we are keeping it confined to the amendments only, right? To the supplement amendments only. Next is the एडिशनल रिलैक्सेशन इन रिलेशन टू द सेबी लिस्टिंग रेगुलेशन। यहां पर क्या हुआ सर? यहां पर क्या हुआ ना, मिनिस्ट्री ने बहुत कुछ चेंजेस आपको हाईलाइट किया इंस्टीट्यूट ने, लाइक आपके मैट में देखिए उन्होंने बोला है मिनिमम पीरियड जो है एडवर्टीजमेंट का 5 days रिड्यूस होकर 2 days हो गया है फॉर दी बोर्ड मीटिंग्स वगैरह। फिर आप जो लॉस ऑफ शेयर सर्टिफिकेट का इंटीमेशन है वो 2 days आप काउंट नहीं करोगे। देन दे हैव ऑल्सो मेंशन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेके आप सबमिशन कर दो, फाइलिंग कर दो, राइट? ऑल दिस रिलैक्सेशन आर देयर। फिर आप टेबुलेट जब हमारा प्रेजेंटेशन देखोगे याद आ जाएगा, वी हैव डन इट ऑल्सो, बट जस्ट आई विल लाइक टू हाईलाइट कि रेगुलेशन 29 में याद आ रहा है, सेबी लोडर का बात कर रहे हैं, लिस्टिंग ऑब्लिगेशन एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट, सभी के दिमाग में तो घुस ही रहा होगा प्लीज। तो सेबी लिस्टिंग एंड ऑब्लिगेशन डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट में देयर इज अ रिक्वायरमेंट अंडर रेगुलेशन 29 दैट यू विल सबमिट द इंटीमेशन ऑफ मीटिंग्स इन एडवांस टू द स्टॉक एक्सचेंजेस। कौन सी मीटिंग्स? जहां पर फाइनेंशियल रिजल्ट डिस्कस हो रहा हो, जहां पर बायबैक प्रपोजल आ रहा हो, जहां पर वॉलंटरी डिलिस्टिंग या राइट इशू वगैरह हो रहे हो, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड हो रहा हो। सिमिलरली all this relaxation means all this announcement will be given at least 2 working days in advance.
2 वर्किंग डेज, सैटरडे संडेज काउंट नहीं होते हैं, प्लीज माइंड इट। 2 वर्किंग डेज एडवांस में बताओगे, एक्सक्लूडिंग द डेट ऑफ मीटिंग एंड एक्सक्लूडिंग द इंटीमेशन ऑफ मीटिंग, ये दोनों को छोड़कर। और इन केस ऑफ फाइनेंशियल रिजल्ट्स 5 डेज इन एडवांस, मतलब बहुत ज्यादा ही एडवांस में बता देते आप। 2 वर्किंग डेज माने समझ रहे हो, नो सैटरडे संडेज, एंड 5 डेज मीन्स 5 क्लियर डेज, बट ये भी 5 दिन ज्यादा ही हुए। तो ये सारे इंटीमेशन प्रायर किसको दोगे, स्टॉक एक्सचेंज को। किस रीजन से, सो दैट पब्लिक में हल्ला हो जाए कि कुछ आ रहा है कंपनी का, राइट। सो दिस वाज द प्रायर इंटीमेशन रिक्वायर्ड। नाउ सेबी व्हाट हैज डन, इट इज द टेम्पररी रिलैक्सेशन, अगेन माइंड इट, इट इज टेम्पररी रिलैक्सेशन। सेबी ने 31 जुलाई 2020 तक एक 17 अप्रैल को सर्कुलर लाया, एंड दे डिसाइडेड दैट ये जो टाइम पीरियड ऑफ इंटीमेशन है इसको रिड्यूस करके ओनली 2 डेज कर दिया जाए। ओनली 2 डेज, नो 2 वर्किंग डेज, नो 5 डेज, ओनली 2 डेज इंटीमेशन, राइट, टिल द टाइम 31 जुलाई 2020। नाउ दैट टाइम पीरियड इज ओवर। तो होगा क्या, एग्जाम में सपोज करिए क्वेश्चन आया, बोर्ड मीटिंग वाज कॉल्ड ऑन 29th of July, right, 29th of July 2020. It was an urgent meeting where the bonus issue or right issue was required to be considered. The company has intimated 2 days in advance. Now the company has received a notice from stock exchange that in terms of regulation 29, the company should have informed 2 working days in advance. और पूरा गांव आप लोग साथ में लिख के आओगे, यस यस दे आर एब्सोल्युटली राइट, रेगुलेशन 29 जो रट के गया होगा पूरी रात भर, वो तो यही लिखेगा, है ना। प्लीज, हाँ आप लोग समझ रहे हो ना, आई एम श्योर, ठीक, थैंक यू। सो ये जब आप लिख रहे हो 2 वर्किंग डेज इन एडवांस, यही चीज चेंज हो जाता है 2 डेज, लाइक कब, टिल द टाइम 31 जुलाई। तो आप जो स्मार्ट होंगे, जो हमारा क्लास अभी देख ही रहे होंगे, वो लोग क्या लिखेंगे, देयर वाज अ टेम्पररी रिलैक्सेशन गिवन बाय सेबी। किसी को डेट भी याद रहा 17 अप्रैल, वो भी लिखेगा, नहीं तो ऐसे भी चलता है ना, बढ़िया ही है, इतना लिखोगे काफी है कि सेबी हैज रिलैक्स्ड इट फॉर द टाइम बिंग टिल 31 जुलाई टू मेक इट 2 days ओनली, सो देयर इज नो वायलेशन बाय द कंपनी, राइट। सिमिलरली यहीं पर आप नोट कर लीजिए, रेगुलेशन 39(3) में जब बोलता है कि जब जब कोई सर्टिफिकेट लॉस हुई हो और कंपनी के पास ऐसी इंफॉर्मेशन आए कि आपके शेयर सर्टिफिकेट, हमारी शेयर सर्टिफिकेट गुम हो गई है, तो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज को ऐसी नजर में आते इंफॉर्मेशन 2 दिन के अंदर बताएगी कि भैया इनकी सर्टिफिकेट गुम हो गई है, राइट। ऐसा तुरंत बताएगी 2 दिन के अंदर कि इनकी सर्टिफिकेट गुम हो गई है। बट सिंस लॉकडाउन वगैरह चल रहा था, तो कैसे बताएगी, अगर सपोज करिए कोई नोटिस आ भी गया हो, फॉर एग्जांपल कोई कहीं से भेज भी दिया हो, अब बोलोगे सर पोस्टल ही नहीं चल रहा था उस समय, आई अंडरस्टूड पोस्टल नहीं चल रहा था, मेल तो चल रहा था, कोई मेल पे बता दिया हो। घर से बैठे बैठे बहुत लोग निकाले ना, घर में हम लोग बैठ बैठ के यही सब काम किए, घर में सफाई किए, कोई कुछ किया, कभी कोई कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखे भी। बट इनिशियली तो हम लोग ऐसा लगा कि लॉकडाउन 10 दिन का होगा तो 10 days की 10 एक्टिविटीज, तो उसमें सब निकाल निकाल के अपने शेयर सर्टिफिकेट का मेल भी दे दिए होंगे। वो मेल देने से, अगर अब आप ऑफिस में होने ही वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, हाउ यू विल वेरीफाई, यू विल सेंड इट टू योर RTA, सो ऑल दिस डिफिकल्टी विल बी देयर। सो डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट के लिए क्या किया, बोला वो जो 2 days इंटीमेशन है ना, उसको अभी भूल जाओ। कब तक भूल जाओ, 31 मई तक भूल जाओ। बोला 31 मई तक, चाहे 2 दिन में बताओ चाहे 20 दिन में बताओ, देयर इज नो वायलेशन। तो अब एग्जाम में क्या जाएगा, सपोज करिए अ शेयर होल्डर लॉज अ कंप्लेन रिगार्डिंग अ डुप्लीकेट इशू ऑफ डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट and he wrote to the company on 23rd of April. He sent a mail on 23rd April, sent a reminder on 26th of April, sent a reminder on 30th of April, and finally he sent a notice on 3rd of May that the company is in a violation and company didn't intimate within 2 days to the stock exchange. पूरा गांव लिखेगा हाँ हाँ 3 रिमाइंडर ये लिखा, वेरी बैड। और रेगुलेशन 39 जो पढ़ के जाते हैं ना पूरा मगअप, वो लिखेंगे रेगुलेशन 39 का ग्रॉस वायलेशन, जो उसमें फ्लो में यही लिखेंगे, वायलेशन आपका हो जाएगा। बिकॉज आपको लिखना होगा कि टेम्पररी रिलैक्सेशन है, इन 2 days को नहीं काउंट करेंगे टिल 31st of May, राइट। सो यू विल नॉट काउंट द लॉस शेयर सर्टिफिकेट इंटीमेशन टिल 31st May, 2 days विल नॉट बी काउंटेड। और प्रायर इंटीमेटेशन 2 days होगा ओनली टिल 31st July। इज इट क्लियर, यस और नो। नाउ साइमल्टेनियसली इसी के साथ रिजल्ट्स का भी एक था। इफ यू रिमेंबर, स्टॉक एक्सचेंज का फर्स्ट 3 quarter का रिजल्ट टाइमिंग होता है विद इन 45 days। दैट मीन्स फर्स्ट 3 quarter मीन्स जून एंडिंग, सितंबर एंडिंग
दिसंबर एंडिंग इनके 45 डेज में करते हो, लाइक जून का 14 अगस्त, सितंबर का 14 नवंबर, राइट? सिमिलरली दिसंबर का 14 फैब। सो ये सारे रिजल्ट्स के डेट हैं, बट लास्ट क्वार्टर का 60 डेज होता है। आई एम श्योर अभी आप लोग सबको पता होगा कि मार्च वाले क्वार्टर का 60 डेज होता है, मीन्स 30 मई 30। बट अब बताओ सर लॉकडाउन हो गया, रिजल्ट कैसे बनेगा, कैसे ऑडिट होगा, कैसे प्रिपेयर होगा, कौन जाएगा? तब तक तो लॉकडाउन बढ़ ही जा रहा था हमारा। इफ यू रिमेंबर, लॉकडाउन लगते ही गया, शुरू में लगा छोटा होगा, फिर और बढ़ा, फिर और बढ़ा, फिर जाके अनलॉक चालू हुआ, और अभी भी हम लोग अनलॉक से गुजर रहे हैं। तो दैट मीन्स कि सर वो मई वाला रिजल्ट कैसे हुआ होगा सर? इसीलिए मार्च क्वार्टर के लिए सेबी ने रिलैक्सेशन लाया था एंड उसकी टाइमलाइन बढ़ा दी थी टिल 31 जुलाई। 26 जून को सर्कुलर था सेबी का, एक्सटेंडिंग इट टिल 31 जुलाई। दैट मीन्स मार्च क्वार्टर का जो रिजल्ट है वो आप 31 जुलाई तक भी करोगे चलेगा। तो सर 30 मई को नहीं करना होगा? नहीं, 31 जुलाई तक चलेगा, राइट? सर और भी कुछ चेंजेस? यस। अभी हम लोग स्टॉक एक्सचेंज को इंटीमेशन वगैरह देते हो ना, तो आप लोग देखते होंगे हम लोग साइन वाइन करते हैं, उसमें कंपनी सेक्रेटरी का साइन वाइन रहता है। सर अभी घर पे जब काम कर रहे थे तो स्टॉक एक्सचेंज ने टाइम तो बढ़ाया ये सब का, जैसे 30 मई का अभी आप बढ़ाए कि सर वो 31 जुलाई कर दिया रिजल्ट का टाइम। अभी आप बताए सर डुप्लीकेट शेयर सर्टिफिकेट का टाइमलाइन 31 मई तक बढ़ा दिया था। अभी आप बताए सर प्रायर इंटीमेशन का 2 डेज कर दिया था टिल 31 जुलाई। सर उसमें भी तो होता था ना, कई बार वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, सीएस नहीं आया, सीएफओ भी नहीं आया, बड़े लोग और ज्यादा केयरफुल रहते हैं, राइट? बिकॉज कंपनी के एटलीस्ट दे आर, यू कैन से, द की पर्सन। तो सर उस केस में लोग साइन कैसे करेंगे? और आजकल तो सर शुरू में इतने पैनिक होते थे, घर पे पेपर आता था तो 2 दिन बाहर धूप में टांग देते थे हम लोग तो छत पे। सर नहीं, ऐसा भी करते होंगे कुछ, तो सर उसमें कैसे करें सर? नहीं, उसमें ऐसा किया जाएगा, इसीलिए द कंसेप्ट ऑफ डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट, आप किसी पेपर पे यू कैन यूज और यू कैन साइन बाय वे ऑफ डीएससी। सो सेबी ने क्या बोला? सेबी ने बोला कि एक काम करो, आप डीएससी वगैरह से सारे सबमिशन सबमिट करो। 17 अप्रैल को नोटिफिकेशन लाया था कि टिल 30 जून sign all the papers through digital signature mode. There will not be an issue. There will be no query. सर डिजिटल मोड से साइन हो जाएगा? यस, इट कैन बी। सर एक चीज बताओ ना, ये 30 जून तक ही था क्या? नहीं, अभी जिनको और ज्यादा पढ़ना हो वो अपडेट करके रखे अपने आप को कि नाउ इट इज एक्सटेंडेड टिल 31 दिसंबर। 31 जुलाई को एक सर्कुलर आया और इसको एक्सटेंड कर दिया टिल 31 दिसंबर। तो सर आपने यहां क्यों नहीं लिखा 31 दिसंबर? क्योंकि मैं फिर बताया ना कि हम लोग अभी सिर्फ दिसंबर 2020 पर्पस से पढ़ रहे हैं, तो मैंने नहीं लिखा, राइट? इसलिए मैंने मेंशन किया टिल 30 जून। तो ये सब भी याद रखिएगा। कोई कंपनी का आ जाएगा कि कंपनी है सबमिटेड द, या फिर लिखेगा कंपनी वाज रिक्वायर्ड टू सबमिट अ नोटिस बट ऑन दैट डे कंपनी गॉट टू नो दैट सीएस एंड सीएफओ आर नॉट कमिंग टू द ऑफिस। Now how they will sign? They couldn't sign the paper and the company could not submit in time. So you will write users of DSC. It was allowed till 30th June and presently till 31st December. Right? सब समझ में आ गया सर? सर और भी कुछ वेबर आए? सर हाँ एकदम, एक वेबर ऑफ पब्लिकेशन न्यूज़पेपर आया। जो जो इंटीमेशन मैंने बताया ना, वो 29(3) में आपको बताया ना, जो इंटीमेशन देना पड़ता है कि हम अपनी फाइनेंशियल रिजल्ट्स की मीटिंग कर रहे हैं 5 डेज इन एडवांस, जिसको 2 डेज कर दिया टिल 31 जुलाई। उनके इंटीमेशन को कंपनी को न्यूज़पेपर में भी छापना पड़ता है, मतलब साइमल्टेनियसली न्यूज़पेपर में छापना पड़ता है इंटीमेशन। तो सर न्यूज़पेपर में कैसे छपेगा उस समय लॉकडाउन वगैरह में? इसीलिए ये भी टेम्पररी रिलैक्सेशन है। द गवर्नमेंट हैज मेंशन कि दैट सिंस न्यूज़पेपर एजेंसी, न्यूज एजेंसी आर आल्सो वर्किंग इन अ लिमिटेड वे, so there is a complete exemption from publication of these advertisement. कब तक? till 30th जून तक। सर ये इनिशियली 30 जून तक ही आ गया? नहीं, इनिशियली 30 जून तक नहीं आया, पहले ये अराउंड एंड मार्च में 26 मार्च को सेबी सर्कुलर आया जिसमें 15 मई तक था, 15 मई तक, एंड देन लेटर ऑन 12 मई को एक सर्कुलर आ गया जिसमें ये बढ़ा के टिल 30 जून तक कर दिया। तो सर अभी भी इसका एग्जम्पशन है? नहीं, कितना एग्जम्पशन लोगे आप? क्या मतलब देना नहीं चाहते हो क्या न्यूज़पेपर में? अब नहीं एग्जम्पशन है इसका, अब इसमें कोई भी एग्जम्पशन नहीं है वेवर ऑफ पब्लिकेशन न्यूज़पेपर। इट वाज अर्लियर, एंड अर्लियर टिल व्हेन? टिल 30th जून। इज इट क्लियर? अभी तक एकदम फ्लो समझ में आ रहा है ना बराबर? हाँ, बस गुड।
सर और भी कुछ? यस, और क्या है ना, आपको पता होगा एजीएम वगैरह में भी बहुत बड़ा चेंज आया। सभी सुन रहे होंगे एजीएम वर्चुअल कॉन्फ्रेंस मोड से हुई है, इट्स अदर ऑडियो विजुअल मीन्स या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। इसके पहले आपको बता दूं, सेबी में देयर इज अ रिक्वायरमेंट कि टॉप 100 जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनको अपने फाइनेंशियल ईयर के एंड होने में विद इन 5 मंथ्स, लॉ में क्या है मालूम है, कंपनीज एक्ट में एजीएम टू बी हेल्ड विद इन 6 मंथ फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर और 15 मंथ्स फ्रॉम द लास्ट प्रीवियस मीटिंग, राइट? ये है कंपनीज एक्ट का प्रोविजन। सेबी थोड़ा स्ट्रिक्ट है, हमेशा एलओडी थोड़ा स्ट्रिक्ट रहता है, अगर आप लोग पढ़े हो तो, याद आ रहा हो तो, थोड़ा बहुत लॉकडाउन में भूल से पढ़ लियो, घर पे बैठ के पढ़ रहे हो तो उसमें लिखा हुआ रहता है सर एलओडीआर में कि विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर यू विल सबमिट द यू विल हैव योर एजीएम विद इन 5 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो दिसंबर में अगर फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है, सर दिसंबर में होता है, हाँ कुछ कुछ कंपनियों का होता ही है ना, याद है ना, वो तो कंपनीज एक्ट में भी अलाउ है कुछ कुछ कंपनियों को टू हैव द कैलेंडर ईयर एज अ फाइनेंशियल ईयर। सो दिसंबर अगर फाइनेंशियल ईयर एंड है तो जैन, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, दैट मींस दे हैव टू हैव बाय 31st मई। और अगर मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड है तो उनका कब होगा? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त। सो दैट मींस बाय मई और अगस्त उनके एजीएम हो जाने चाहिए। लेकिन आप तो जानते ही हो, एज आई टोल्ड यू, मई तक कैसे होगा, लॉकडाउन वगैरह इतना, राइट? उस समय तो लॉकडाउन ही चल रहा था। अगर एजीएम वीडियो कॉन्फ्रेंस से भी करते तो लोग इतने पैनिक थे कि ऑर्गेनाइज करना, लोगों से कोऑर्डिनेट करना वाज दैट डिफिकल्ट। नोटिस बनाना, नोटिस फाइनलाइजेशन करना, बोर्ड मीटिंग करना, अप्रूव करना नोटिस को, इट वाज चैलेंजिंग। सो द सेबी हैज गिवन ऑल दीज, जो दोनों के है ना 31st मई या फिर 31st अगस्त जो हो जाने चाहिए थे 5 मंथ्स वाले क्राइटेरिया, उनको बढ़ा के they have made it till September, right? सर बेनिफिट कैसे हुआ सर? सी लुक एट दिस स्क्रीन, वी हैव डिस्कस। अगर ये सब देख के आपको याद आ रहा होगा, हम लोग बार बार रिपीट कर रहा हूं कि हम लोग कुछ कुछ वीडियो क्लासेस भी किए थे इस पे, वहां पर हम लोग डिस्कस किए थे। यहां पर 30 जून मत लिखिए, इसको 31st मई। तो जिनके 31st मई तक एजीएम होने थे उनके 30th सितंबर तक अलाउ किया, जिनके 31st अगस्त तक होने थे उनको 30th सितंबर तक अलाउ किया। ये किन लोग के होते हैं? टॉप 100 के, राइट? इन लोग को अलाउ किया बिकॉज देयर आर सर्कुलर्स बाय द सेबी। सेबी हैज कम आउट विद अ सर्कुलर ऑन द 26th of March and 23rd of April, coming out with this offer that the AGM जो 5 महीने में होने थे अब सितंबर तक करिए, राइट? देयर इज नो बार। तो सर एक बात बताइए ना, हम लोग सुने अभी अभी कि सारे कंपनी एजीएम दिसंबर तक कर सकती है, वो मतलब आरओसी फाइनली ब्लैंकेट एक्सटेंशन दे दिया 3 मंथ्स का, जब भी लास्ट ड्यू डेट हो उससे दे दिए हैं, एमसीए दे दिया है। बट जो टॉप 100 कंपनीज हैं, टॉप 100 लिस्टेड कंपनीज, उनके लिए आज भी टाइमलाइन यही है। आप लोग को इसलिए गुमराह कर दिया जाएगा, लिखा जाएगा मतलब XYZ लिमिटेड विच इज अमंग्स द टॉप 20 लिस्टेड कंपनी, and the company was considering to have its AGM on 31st of August, but later on the company has come across a relaxation issued by the MCA stating that the AGMs everything can be held on the blanket extension by the ROC by further 3 months. Accordingly, the company has postponed and the AGM was held on the month of 23rd October or 24th October. आपको लिख के देगा is there any non violation or the company has complied with, पूरा गांव लिख के आएगा the company has complied with. Reason being, हम लोग को ये लगेगा कि आया था एमसीए का रिलैक्सेशन, बट वो टॉप 100 के लिए नहीं है। टॉप 100 के लिए आज भी सेबी का 5 मंथ्स वाला जो है वो एक्सटेंड होकर 30th सितंबर तक ही गया, राइट? सो टॉप 100 के लिए 30th सितंबर ही है, बाकी सारी कंपनियां अभी दिसंबर तक कर सकती है। और दिसंबर भी नहीं बोलूंगा, रादर वो सबको 3 महीने का एक्सटेंशन मिला है, मींस व्हाट एवर द लास्ट ड्यू डेट है उनकी, उन सबको 3 मंथ्स का एक्सटेंशन का ड्यू डेट मिला है, राइट? सिमिलरली एजीएम मोर और लेस नॉट सेबी रिलेटेड पार्ट है, इस एमसी रिलेटेड पार्ट की एजीएम भी आप लोग देखे होंगे सब वीडियो कॉन्फ्रेंस वगैरह से अलाउ हो गई। Earlier the time frame was allowed till 30th September,
तो हम लोग दिसंबर टर्म के लिए जब पढ़े तो यही पढ़ेंगे, बट लेटर ऑन मिनिस्ट्री हैज मेड इट अ ब्लैंकेट टिल 31 दिसंबर, राइट? बट एग्जाम के लिए अगेन एज एन टोलिंग यू, आई एम टेलिंग यू अगेन एंड अगेन दैट it is, we are keeping it confined to December 2020 examination of ICSI, right? So these are the changes relating to general meeting. सर इसके बाद और कुछ ऑफर है, मीन्स अमेंडमेंट है? यस, अमेंडमेंट्स रिलेटिंग टू द राइट इशू और इशू, ये भी हम लोग बहुत डिटेल में कर चुके हैं, तो मैं मतलब आपको बार बार याद दिला रहा हूं सो दैट यू कैन जस्ट हैव अ लुक एट दोज अदर क्लासेस आल्सो. हियर वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ राइट एंटाइटलमेंट, RE. सर ये आदि क्या होता है? राइट एंटाइटलमेंट होता है. सर ये क्या है? आई विल जस्ट टेक यू टू द स्क्रीन फ्लो डायरेक्टली सो दैट यू विल अंडरस्टैंड हियर. आप लोग को राइट एंटाइटलमेंट के बारे में तो जानते होंगे ना. सपोज करिए हम राइट शेयर होल्ड करते हैं, मींस सॉरी शेयर होल्ड करते हैं, तो द कंपनी इज कमिंग आउट विद द राइट इशू. द मोमेंट द कंपनी कम्स आउट विद द राइट इशू, द कंपनी विल गिव मी द फर्स्ट ऑप्शन ऑफ राइट्स. लाइक से फॉर एग्जांपल आई एम होल्डिंग 10 शेयर्स, और अगर एक पर एक शेयर्स आया तो हमको 10 के बदले 10 शेयर्स मिलेंगे, राइट? वही होता है मेरा एंटाइटलमेंट, दैट इज कॉल्ड राइट एंटाइटलमेंट. बट अभी तक आप लोग सुने होंगे राइट एंटाइटलमेंट आपका कोई भी जो हो आपके शेयर्स पे आता है. आप वो फॉर्म भर के या इलेक्ट्रॉनिक मोड पे ओके करते हो, आपको शेयर्स मिल जाता है. नहीं करते हो, आपको एंटाइटलमेंट नहीं मिलता है. या फिर आपको लगता है कि ये एंटाइटलमेंट किसी और को देना है, मेरे फ्रेंड्स को देना है, मेरे ब्रदर को देना है, तो आप उसको रिनाउंसमेंट कर देते हो, राइट? और वो रिनाउंसमेंट जो जिसको मिलता है वो अप्लाई कर देता है फॉर द पर्पज ऑफ राइट शेयर्स. अभी तक यही प्रोसेस था. The ministry has introduced this framework on 22nd January 2020. What is this framework? Framework is right entitlement. Right entitlement, RE. बोला right entitlement will be given in the DMAT form. ये आपको डीमैट फॉर्म में दिए जाएंगे, मतलब आपके डीमैट अकाउंट में आके क्रेडिट हो जाएगा. ये सर मेरा अगर फिजिकल है, मेरा डीमैट अकाउंट ही नहीं है, खुलना पड़ेगा. आपको इश्यू के एक दिन पहले खोल के आपको राइट इश्यू मींस राइट एंटाइटलमेंट जो है वो जमा लेना पड़ेगा. मतलब कंपनी को आपको बताना पड़ेगा कि मेरा डीमैट अकाउंट देखो ये है और ये मेरे अकाउंट में आप डाल दीजिए. राइट शेयर्स आपको खुलवाना पड़ेगा फॉर द पर्पज ऑफ राइट एंटाइटलमेंट. सो दैट अब मजबूरी में गवर्नमेंट आपसे डिजिटलाइज मोड अडॉप्ट करवा रहा है. आप राइट एंटाइटलमेंट के लिए डीमैट खोलोगे, तो जब डीमैट खोलोगे तो अपने शेयर्स को डीमैट करोगे धीरे धीरे. And the ministry, if you look at the recent developments, आप सेबी मिनिस्ट्री all they are working कि more or less डीमैट में जाइए. फिजिकल ट्रांसफर बंद हो चुके आप लोग को पता है. So similarly they here introduce a concept of shares crediting, means entitlement crediting in a डीमैट form. ये entitlement है, not shares, RE. और ये ट्रेडिंग भी होंगे, ये आपके क्रेडिट हो जाएंगे डीमैट आईएसआईन अकाउंट में एक दिन पहले इश्यू ओपन होने के. अब इसके बाद इनका ट्रेडिंग भी होगा मार्केट में. सपोज करिए आपको बेनिफिट क्या होगा, सपोज करो हमको पहले क्या होता था, अनाउंसमेंट के लिए खोजना पड़ता था किसी को कि कोई ले लो एंटरटेनमेंट, किसी को चाहिए तो ले लो, मेरा 200 शेयर आया हुआ है, बताना पड़ता था, और नहीं बताए तो पड़ा चला जाता है सही. अब आप क्यों ट्रेडिंग भी कर सकोगे. सपोज करो 200 RE आए, तो मैं स्टॉक एक्सचेंज में जिस दिन इश्यू खुलेगा ना उस दिन ट्रेडिंग चालू होता है. जिस दिन इश्यू खुलेगा उसी दिन ट्रेडिंग चालू होगा, और इश्यू बंद जिस दिन होगा उसके 4 दिन पहले राइट इस RE का ट्रेडिंग बंद हो जाएगा, 4 days प्रायर. फोर डेज प्रायर इट विल बी क्लोज्ड. तो ट्रेडिंग होगा बाकायदा. लाइक if I have 200 RE, I will sell on the stock exchange. I can sell in the on market, I can sell off market. Off market कैसे? सपोज करिए मैंने डीमैट में ही अपने ब्रदर को ट्रांसफर कर दिया, डीमैट टू डीमैट अकाउंट, वो हो गया ऑफ मार्केट. और मैंने मार्केट में किसी को बेच दिया तो वो हो गया ऑन मार्केट. तो सर ये आपके पास, तो आप बोल रहे हो सर राइट एंटाइटलमेंट आया ही नहीं, आपने कैसे ट्रांसफर कर दिया ऑन मार्केट. ये एंटाइटलमेंट है, इसके दाम भी RE के हिसाब से डिटरमाइंड होते हैं, नॉट शेयर्स. जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप रिलायंस का भी शेयर्स आके गया तो REL RE मतलब RIL RE बोल के उसका कोड चालू होता है. उस कोडिंग में क्या होता है ना, RIL RE में द एग्जैक्टली थिंग इज दैट दिस विल ऑल्सो बी ट्रेडेड, और इसी को मैं बेच के यहां पर अपना जो बेनिफिट वगैरह वो लेना है ले लूंगा. और मेरे को अगर लगता है मेरे को राइट एंटाइटलमेंट लेना है
तो मैं राइट एंटाइटलमेंट ले लूंगा, राइट। सो दिस इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ आरई, राइट एंटाइटलमेंट्स। सर ये राइट इशू में आता हो, बाकी ये सब में नहीं आता है। नो, राइट इशू में आएगा ना। एंटाइटलमेंट तो आपको और किसी में आता नहीं है, राइट। एंटाइटलमेंट आपको न्यू इशू में आता नहीं है। ओनली द राइट इशू इज देयर वेयर यू गेट डेवलप्स द एंटाइटलमेंट इन टर्म्स ऑफ योर शेयर्स। सो दैट गिव्स यू द क्रेडिबिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी कि आप अपने राइट एंटाइटलमेंट को चाहे तो ट्रेड करके बेच दो, अगर आपको नहीं लेना है तो। क्लियर? एंड ये ट्रेडिंग खत्म होते ही 4 डेज क्लोजर के पहले इनकी ट्रेडिंग बंद होती है। ट्रेडिंग बंद होने के बाद अगर आप स्टॉक एक्सचेंज में इनके प्राइस भी खोजोगे नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर उसकी ट्रेडिंग बंद हो जाती है, राइट। सो डीमैट अकाउंट इज मैंडेटरी, मोर सो टू प्रमोट मोर एंड मोर शेयर होल्डर्स टू ओपन द डीमैट अकाउंट। और फिजिकल का ही बताया ना कि फिजिकल वालों को भी डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है। तो सर एक बात बताइए ना, ये जो लॉकडाउन में अभी राइट इश्यूज वगैरह आए, ये कैसे आए होंगे? इसके लिए एक फैसिलिटी यूज किया गया, मैं इस पे बाद में आऊंगा, अगर आप लोग को पता होगा। आर वेब बेस्ड एप्लीकेशन पोर्टल। यहां पर क्या हुआ ना, आर वेब मिनिस्ट्री ने, मैंने सेबी ने 6 मई को एक सर्कुलर लाया और कहा कि सिंस हमको पता है अभी फिजिकल वाले लोग, जिन लोगों को डीमैट अकाउंट खुलवाना पड़ता है मैंडेटरी, वो कैसे खुलवाएंगे, कहां किसकी ऑफिस जाएंगे, किसको केवाईसी देंगे? केवाईसी देंगे तो आप 3 दिन छत पे सुखा दोगे उसके पेपर को, कब देखोगे, कब पढ़ोगे, सैनिटाइज मारोगे तो पेपर गीला हो जाएगा, राइट। सो दे हैव इंट्रोड्यूस द कंसेप्ट ऑफ आर वेब। ये सब लिखिएगा मत। आर वेब बेस्ड एप्लीकेशन पोर्टल, what exactly it is? It is introduced as a alternative facility to RE. Again I am repeating, alternative facility means RE तो रहेगा, ये अल्टरनेटिव एडिशनल, मतलब जहां पर नहीं मिल रहा है वो ये ले लेगा। आर वेब क्या है? आप वेब पोर्टल पे जाओगे, जो आपको सर्विस प्रोवाइडर देंगे, आप वहां पर जाकर एक एप्लीकेशन सबमिट करोगे, आपके बिहाफ में जो शेयर्स है वो डीमैट में रख दिए जाएंगे, राइट, और अलॉट हो जाएंगे। अलॉट होने के 6 मंथ के अंदर आपको अपना डीमैट अकाउंट देना है, एंड देन वो शेयर्स आपके डीमैट अकाउंट में चले जाएंगे। क्लियर? इज इट क्लियर? आपके अकाउंट डीमैट अकाउंट में रखे जाएंगे इन द कस्टडी ऑफ वेब, मतलब सर्विस प्रोवाइडर, वहां पर रहेंगे। कंपनी का शेयर्स अलॉट हो गया, अलॉट होने के बाद आपको बोला जाएगा 6 मंथ के अंदर अंदर अपना डीमैट अकाउंट दीजिए, so that these shares will be transferred. So ultimately, again, in short, if you ask me, your shares are kept in the demat form only, no more physical. Correct? So this is relating to the right entitlement. Another thing, right issue में क्या क्या चेंज आए? चेंज इन साइज आप कर सकते हो, आप फास्ट ट्रैक इशू में रिलेटेड कुछ चेंजेस आए। ऑब्जर्वेशन लेटर, डिस्पैच ऑफ ऑफर डॉक्यूमेंट और आजबार आरई हम लोग डिस्कस कर चुके। ऑब्जर्वेशन लेटर वगैरह में चेंजेस आए, तो सर ये सब भी चेंजेस हम लोग को पढ़ना है, हाँ जान के रखना है, ये भी सब टेम्पररी है, याद रखिएगा, वन टाइम टेम्पररी। सर ये ऑब्जर्वेशन लेटर में क्या चेंज आया? अगर आप लोग को पता होगा कि सेबी हैज अ कंसेप्ट कि कोई भी इशू वगैरह होता है तो दे कम आउट विद द ऑब्जर्वेशन लेटर, और ऑब्जर्वेशन लेटर की एक टाइम पीरियड होता है। जब भी आपको इशू लाओ तो आप एक ऑफर डॉक्यूमेंट फाइल करते हो, किसके पास? स्टॉक एक्सचेंजेस। स्टॉक एक्सचेंजेस अपने कमेंट देता है, दैट इज ऑब्जर्वेशन लेटर। मीन्स इफ दे गिव यू क्लियर कि गो अहेड, तो दैट मीन्स विद इन 12 मंथ्स यू कैन ओपन द इशू, राइट। अब हुआ क्या, सपोज करिए 12 मंथ्स टाइम पीरियड रहता है, हम तो सोचे खोल लेंगे। अब मेरा टाइम लैप्स हो रहा है, से फॉर एग्जाम्पल 1 अप्रैल को, मैं तो लॉकडाउन हो गया, मैं सोचू क्या करूं, तो सेबी ने क्या किया, जिसके भी टाइम पीरियड ऑब्जर्वेशन लेटर के 1 मार्च, आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, 1 मार्च से लेके 30 सितंबर के बीच में अगर एक्सपायर कर रहे हैं, 1 मार्च से लेके 30 सितंबर के बीच में अगर एक्सपायर कर रहे हैं, तो उनकी वैलिडिटी को फर्दर 6 मंथ बढ़ा दिया, राइट। मतलब सपोज करिए अगर 30 अप्रैल को मेरा एक्सपायर कर रहा है तो 6 मंथ बढ़ा दिया, तो +6 मंथ, मीन्स मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, टिल 31 अक्टूबर आई कैन गो अहेड, राइट। तो सर ये उसी समय दिया क्या कि टिल 31 अक्टूबर तक? नहीं, ये उस समय दिया सितंबर तक का। उसके बाद रिसेंटली ऑन 29 सितंबर
मिनिस्ट्री हैज इंट्रोड्यूस कि जिनकी वैलिडिटी 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च 2021 के बीच में एक्सपायर भी हो रही है, उनकी भी ड्यू डेट मानी जाएगी एज इफ एक्सपायरिंग ऑन 31 मार्च 2021। मतलब सपोज करिए किसी का अगर वैलिडिटी 5 अक्टूबर को एक्सपायरी हो रहा हो तो माना जाएगा वो 5 अक्टूबर को नहीं 31 मार्च 2021 को हो रहा है। बट सर ये आप यहां क्यों नहीं लिखे? अगेन वापस रिपीट कर रहा हूं, क्योंकि हम लोग सिर्फ और सिर्फ सप्लीमेंट मटेरियल इंस्टीट्यूट का दिसंबर 2020 के लिए फोकस कर रहे हैं। वहां पर टाइमलाइन क्या है? 1 मार्च टू 30 सितंबर, जो सेबी ने इनिशियली लाया था कि अगर इन बिटवीन पीरियड में एक्सपायर हो रहा हो तो आपकी वैलिडिटी विल बी एक्सटेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ 6 मंथ। ये 21 अप्रैल को सर्कुलर आया था जिसमें उन्होंने जो भी ऑब्जर्वेशन लेटर एक्सपायर हो रहे हो 1 मार्च से 30 सितंबर को वो 6 मंथ बढ़ जाएंगे। राइट सर, समझ गए सर। और भी कुछ चेंजेस आए? यस, राइट इश्यू में बहुत सारे और चेंजेस आए। जैसे क्या? आप जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है ना, हम लोग अभी तक सुने थे कि इन एनी सब्सक्रिप्शन और इशू 90% सब्सक्रिप्शन शुड बी देयर। सेबी ने क्या किया? बोला 90% का दरकार ही नहीं है, बोला अभी 75 ही करा लो। बोला क्यों? बोला मार्केट की पोजीशन बहुत खराब है और सीरियसली ट्रस्ट मी these are the temporary relaxation have come only for one reason, that market condition is not that good. We all know money liquidity is not there, prices are prices are falling down। तो इन सब को कंट्रोल करने के लिए बोला अगर 75% लोगों का सब्सक्रिप्शन ही आ जाए तो वो गुड है। ये कब तक वैलिड है? ये वैलिड है मार्च 2021 तक। तो सर अब अगर अभी कोई ऑफर लिख दे, ओपन हुआ और अगर एग्जाम में लिख दे कि उसमें 80% सब्सक्रिप्शन आया, राइट, तो आप लोग प्लीज गुमराह होकर मत लिखिएगा कि 90% नहीं आया, 90% नहीं आया। आप लिखिएगा 75% अगर आ गया तो इट्स अ वैलिड वन। राइट, अभी मींस लॉकडाउन पीरियड से स्टार्ट होके लेके मार्च 2021 तक। देन ट्रिगर ऑफ चैप्टर 3 ऑन इश्यू साइज ऑफ 25 करोड़। अगर आप लोग को पहले पता होगा कि पहले इश्यू साइज 10 करोड़ होने पे यू हैव टू फाइल अ लेटर ऑफ ऑफर विद द सेबी। मींस अगर इससे कम साइज का है तो नहीं फाइल करना है। तो मिनिस्ट्री ने क्या किया? इसी थ्रेशोल्ड को बढ़ा दिया और अब कर दिया 25 करोड़। मींस अगर आप इससे कम का ला रहे हो तो बोला हमारे पास आओ ही मत, गो एड, क्योंकि मार्केट में पैसे नहीं है। बोला इतना टाइम मत लो कि आप मेरे पास आओगे, लेटर ऑफ ऑफर फाइल करोगे, हम ऑब्जर्वेशन लेटर देंगे। बोला जी लो अपनी जिंदगी, अगर 25 करोड़ से नीचे तक का है गो अहेड, issue it in the market, right? Asba we have discussed. Beside this, nowadays like जो offer letter वगैरह भी है, you can send it in the mode of electronic mode. सर ये electronic mode कब तक allowed है? Initially it was allowed till 31st July एग्जाम पर्पज से, और अभी का मेरे को पूछोगे तो दिस you can give the offer document in the relaxation means in the electronic mode now till 31st December. राइट, इलेक्ट्रॉनिक मोड में दे सकते हो आप। कब तक दे सकते हो? 31 जुलाई तक। सर आप 31 जुलाई के बाद वाले बोले, वो इसलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि दिसंबर 2020 के लिए यही याद रखना है कि 31 जुलाई तक इट इज अलाउड। और ज्यादा लिखना है तो ये लिखेगा कि रिसेंटली द टाइमलाइन हैज बीन एक्सटेंडेड टिल 31 दिसंबर 2020, कि आप हार्ड कॉपी में नहीं भेज के इलेक्ट्रॉनिक भेजोगे तब भी कोई पाप नहीं है। राइट, सो दीज आर द रिलैक्सेशन व्हिच पर्टेन टू द राइट इशू। द लास्ट वन, it says changes in the size up to 50%. If you recollect, आपके सेबी में ही हम लोग पढ़े थे कि if there is any change in the size, मतलब अगर हम 200 करोड़ का ला रहे हैं और बाद में उस साइज को चेंज करें, सोचे अच्छा इसको एक काम करो 200 करोड़ तो नहीं, इसको 400 कर लो, सीधा डबल कर दिए, राइट? या फिर हम सोचे 200 तो नहीं होगा, 100 कर दिए, सीधा आधा कर दिए। तो जब जब पहले 20% से ज्यादा का वेरिएशन होता था तब तब आप वापस जाते थे सेबी के पास नया फाइल करने, क्या? लेटर ऑफ ऑफर। जब जब पहले इश्यू साइज चेंज होता 20% से ज्यादा तो आप सेबी के पास फिर से जाते, स्टॉक एक्सचेंज के पास, कि फिर से हमारा नया लेटर ऑफ ऑफर लो, राइट? बट अभी के मार्केट कंडीशन को देखते हुए सेबी बोला हो ही सकता है कंपनी सोचे 200 करोड़ लाने का, लेकिन मार्केट में फिर देख के लगे नहीं आएगा 200, 120 ही आएगा, या देख के लगे 200 से ज्यादा आ सकता है, तो बोला इस 20% को एक बार चेंज कर दो। तो उन्होंने सीधा इश्यू साइज में बोला अगर 50% तक का चेंज इधर उधर है तो हमारे पास मत आओ। मतलब 200 करोड़ का साइज को अगर आपने 120 बना लिया है, विद इन 50% है ये,
तो आप मेरे पास मत आइए, राइट? डोंट कम बैक टू अस, गो अहेड एंड कम आउट विद द इशू. Promoting companies to survive, promoting companies to get a liquidity. So ये कब तक अलाउड है? ये सर 31 दिसंबर तक अलाउड है. सर ये अभी और कुछ एक्सटेंशन होगा? हाँ जी, अभी इसको एक्सटेंशन कर दिया गया 31 मार्च 2021 तक. जो पहला वाला थ्रेशोल्ड देखे ना यहाँ पर 75%, उसी के बराबर इसको भी रख दिया गया है, मार्च 2021 तक. चेंज इन इश्यू साइज. तो सर रिलैक्सेशन राइट इश्यू में क्या पड़े कि अगर आप मिनिमम सब्सक्रिप्शन 75% भी आए तो जी लो अपनी जिंदगी मार्च 21 तक. अगर आप अपने इश्यू साइज को 50% तक भी चेंज कर रहे हैं, वो चाहे राइट इश्यू में हो, चाहे आईपीओ में हो, चाहे एफपीओ में हो, तो वो भी आप 50% तक चेंज कर सकते हो. डोंट कम बैक एंड अगेन फाइल अ न्यू लेटर ऑफ ऑफर. तो सर ये तो समझ गए. और भी कुछ है? और है कि अगर आपका से फॉर एग्जाम्पल इश्यू साइज पहले था कि 10 करोड़ ही इश्यू साइज तक आप सेबी के पास फाइल नहीं करते थे, अब हो गया है 25 करोड़. मींस अगर आपका उसके अंदर है तो डोंट कम टू द सेबी अगेन, डोंट कम टू द स्टॉक एक्सचेंज अगेन, राइट? सो दीज आर द रिलैक्सेशन फॉर द राइट इश्यू. फ्यू एग्जांपल्स आर देयर जो हम लोग डिस्कस कर ही चुके हैं. राइट एंटाइटलमेंट लाइक रिलायंस हैज कम आउट, जिसने वो वैप आर वैप जो मैंने पढ़ाया ना उसकी फैसिलिटी दी थी. सिमिलरली कुछ और है लाइक पीवीआर भी आया था, आदित्य बिरला भी आया था, स्पेंसर भी आया. ऑल दे हैव यूज्ड दिस फैसिलिटी जो हम लोग पढ़ रहे हैं, आरवेप वगैरह अल्टरनेटिव, और सबने इलेक्ट्रॉनिक कॉपी डिस्पैच किए. ये आपके एग्जांपल्स के लिए सो दैट आपको लगे थोड़ा प्रैक्टिकल भी है. कुछ और चेंजेस क्या है वो है प्राइसिंग में. क्या चीज में सर? प्राइसिंग में. हाँ, प्रेफरेंशियल इशू में प्राइसिंग में. सर ये क्या है? प्रेफरेंशियल इशू जानते ही हो, जब जब यू आर अलॉटिंग इट टू सेलेक्टिव ग्रुप ऑफ पीपल्स, सो दैट इज अ कॉल्ड प्रेफरेंशियल इशू. तो सर इसमें प्राइसिंग में रिलैक्सेशन लाने का बैकग्राउंड समझ लो. प्राइसिंग में रिलैक्सेशन लाने का वन इंपॉर्टेंट रीजन है. ओनली इंपॉर्टेंट रीजन इज दैट दे वांट अ क्लियर कट कि प्राइस इतने डाउन हो चुके हैं, मार्केट में पैसा है नहीं. और अगर आप प्राइसिंग नॉर्म्स जो अभी एग्जिस्टिंग वाला है, एग्जिस्टिंग वाला याद आ रहा है, 26 वीक्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज या फिर लास्ट 2 वीक्स का वॉल्यूम वेटेड एवरेज, 26 वीक्स और 2 वीक्स. बोला अगर 2 वीक्स तो हो सकता है गिर गया लॉकडाउन में, बट 26 वीक का लेते हैं सर तो बहुत ज्यादा हाई प्राइस आता है, और उस पर कौन लेगा अभी, राइट? क्योंकि 26 वीक्स माने ऑलमोस्ट 6 मंथ. तो सपोज करिए मैं अप्रैल में पैसा लाने का सोचूं या मई में लाने का सोचूं, तो अप्रैल का प्राइस, मार्च, फेब, जैन, दिसंबर, नवंबर, ये सारे 6 महीने का मैं वॉल्यूम वेटेड एवरेज करूंगा. और सिंस नवंबर दिसंबर में हो सकता है प्राइस बहुत हाई रहा हो, तो अगर वॉल्यूम वेटेड एवरेज करने जाऊं तो सर आज जो प्राइस आ रहा है वो बहुत हाई आ रहा है. तो सर इतने हाई प्राइस में कोई कैसे लेगा? तो सेबी हैज रिलैक्स द प्राइसिंग नॉर्म्स. उसने क्या किया? उसने प्राइसिंग नॉर्म्स सीधे के सीधे दे हैव रिड्यूस्ड इट. कम टू दी, आई विल जस्ट शो यू दिस स्लाइड. ऑफ 12 वीक्स और 2 वीक्स, सीधा का सीधा 12 वीक्स. मतलब अगर सोचिए, बोला कि अगर आपने प्लानिंग अभी किया है तो आप 12 वीक्स का ले लो. 12 वीक्स माने 3 मंथ्स. तो जब लॉकडाउन आया तो बुरी तरह से शेयर प्राइस वगैरह गिर गए, तो अगर गिर गया है तब वही एवरेज आएगा, प्राइस लो ही मेंटेन रहेगा. तो आप 12 वीक्स या 2 वीक्स का लास्ट वॉल्यूम वेटेड एवरेज ले लीजिए, इंस्टीड ऑफ जो हम लोग पढ़े थे 26 वीक होता था और 2 वीक होता था, राइट? उसके बदले ये ले लीजिए. लेकिन ये आप 1 जुलाई से लेके 31 दिसंबर 2020 के बीच इश्यू लेके आ रहे हो तब, राइट? व्हेन यू आर कमिंग आउट विद द इश्यू बिटवीन 1 जुलाई एंड 31 दिसंबर 2020, तो ये ऑप्शन यू कैन अवेल. अगेन दिस इज ऑप्शनल. मगर अगर सोचिए आप दोनों वर्कआउट कर सकते हो कंपनी में इंटरनली कि 26 वीक करके देखते हो, अगर वो वाला ठीक आ रहा है तो गो अहेड विद दैट. बट आप सोचते हो कि नहीं वो बहुत हाई प्राइस हो जा रहा है, तो गो अहेड विद द 12 वीक्स वाला. तो इट इज अप टू यू, इट इज ऑप्शनल प्राइसिंग, नॉट मैंडेटरी, राइट? बट इट इज ओनली वन टाइम, वैलिड टिल 31 दिसंबर 2020. बाद में फिर वही 26 और 2 वीक्स वाले काउंट करोगे. क्लियर? सो दिस इज द प्राइसिंग. Then one major change which has come is pricing for stressed industries, or you can say for companies having stressed assets. ये क्या हुआ?
ये उन लोग के लिए है जिन कंपनियों में स्ट्रेस्ड एसेट्स है, मतलब जिनकी हालत बहुत बुरी है, उनको कैसे जैसे सरवाइव करना है। उनके प्राइसिंग नॉर्म्स को सेबी ने रिलैक्स किया, उनके अदर ऑब्लिगेशंस को सेबी ने रिलैक्स किया, and then they made it कि they can come out with a preferential issue. Accordingly, a new sub-regulation 164A is now inserted to make them survive. सर ये स्ट्रेस एसेट्स अगर आप बता रहे हो तो थोड़ा इलाबोरेट करो कि ये होते क्या है सर। मैं बताता हूं। फर्स्ट लेट अस अंडरस्टैंड कि बेनिफिट आया क्यों ये रेगुलेशन 164A। पहला तो स्ट्रेस्ड कंपनियों को हेल्प करने, क्योंकि उनकी हालत बहुत खराब है। सेकेंड, उनको प्राइसिंग नॉर्म्स और टेक ओवर से भी रिलैक्सेशन दे दिया। मतलब प्रेफरेंशियल इशू में याद रखिएगा टेक ओवर से रिलैक्सेशन नहीं है। मतलब अगर आप 25% और मोर चले जा रहे हो तो ओपन ऑफर करोगे और एक साल में 5% आप ले सकते हो, राइट? उससे ज्यादा नहीं। बट यहां पर क्या किया, द सेबी हैज कम आउट विद द रिलैक्स्ड प्राइसिंग नॉर्म्स फॉर दी स्ट्रेस्ड कंपनीज एंड टेक ओवर रेगुलेशंस में एग्जम्पशन दे दिया। तो सर एक बार बताएंगे क्या है स्ट्रेस्ड एसेट्स, किसको बोलते हैं? अ कंपनी विल बी सेड टू हैव स्ट्रेस्ड एसेट्स अगर वो दो कंडीशन, इन तीनों में से 2 of 3, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड कर दे, एनी 2, तो इट विल बी कंसीडर्ड एज इफ हैविंग स्ट्रेस्ड एसेट्स। क्या है? अगर उसने सारे डिफॉल्ट अपने सारे डिस्क्लोज कर दिए एंड वो डिफॉल्ट 90 डेज से ज्यादा चले आ रहे हो, कंपनी एक इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट में एंटर किया हो आरबीआई के साथ, मतलब उसकी हालत इतनी बुरी है कि उसको क्रेडिटर के साथ एग्रीमेंट करना पड़ रहा है फॉर स्ट्रेस्ड एसेट्स, और या फिर क्रेडिट रेटिंग उसकी डाउनग्रेड होकर डी तक आ गई हो, डी मतलब एकदम डाउनग्रेड हो गई। अगर 2 कंडीशन आउट ऑफ 3 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो गए तो मान लिया जाएगा कि ये दीन दुखी एकदम आत्मा है। ये समझ गए? मतलब कैसे पहचानोगे कि इसकी आत्मा बड़ी दुखी है? इन तीनों में से 2 कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाए तो समझ जाओ कि इसकी आत्मा बहुत दुखी है, राइट? और अगर 2 नहीं होता तो नहीं, सुख है, ये इसको अभी भी सुख है। समझ गए? सर सुनिए ना, मेरा एक वाइल्ड थॉट है सर, तीनों ही कंडीशन सेटिस्फाइड है तो बोला तो एनी 2 तीनों हो रहा है तो महादुखी है। समझ गए? तो फिर तो ले ही लो। तो दैट इज व्हाट द कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस्ड एसेट्स। ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई कर जाए देन दे कैन गो अहेड विद द प्राइसिंग। अब उसमें सर क्या क्या फैसिलिटी है, देखो क्या क्या है। पहला तो स्ट्रेस्ड एसेट्स में कुछ कुछ लोग इनएलिजिबल है। जैसे प्रेफरेंशियल इशू में हम लोग बोलते हैं ना, जो लोग लास्ट 6 मंथ में सोल्ड किए शेयर्स को, या फिर प्रमोटर लोग को कन्वर्टेबल वारंट्स मिले थे और वो लोग एक्सरसाइज नहीं किए, तो दे आर इनएलिजिबल अंडर द प्रेफरेंशियल इशू। सिमिलरली हियर अंडर द स्ट्रेस्ड वाला एसेट्स में प्रेफरेंशियल इशू में, इफ it is issued to the promoter group, it is not allowed. It cannot be issued to the willful defaulter, right? It cannot be issued to the promoter, person disqualified to act as a director. It cannot be issued to the person debarred by SEBI. So all these ineligible conditions are there. क्योंकि बोला पहले से ये डिफॉल्ट है, स्ट्रेस्ड है, आप ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो डिफॉल्टर हैं, ऐसे लोगों को दे रहे हैं जो डिस्क्वालिफाइड है, विलफुल डिबार्ड मींस इकोनॉमिक ऑफेंडर है। तो मतलब दुखी आदमी और दुखी से जाके सर मतलब उसी से उधार मांग रहा है, तो हो सकता है कभी ऐसा नहीं ना। तो इसीलिए यू कैन नॉट इश्यू टू दीज पर्सन दीज शेयर्स, राइट? सो दीज आर द इनएलिजिबिलिटी फॉर दी स्ट्रेस्ड कंपनी। सर और कुछ है इसमें? और प्राइसिंग में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, सिर्फ लास्ट 2 वीक्स। कितना इजी है ना, आप लोग देखो कितना बढ़िया याद रखोगे। वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस ऑफ लास्ट 2 वीक्स ओनली, लास्ट 2 वीक्स, मतलब 26 2 वीक्स वाला भूल जाइए, ओनली 2 वीक्स। तो सर इसमें भी कोई टाइमलाइन नहीं कब तक लेना है, नो, ये रेगुलेशन अभी आ गया 164A, राइट? स्ट्रेस्ड एसेट जब तक रिवाइवल कर जाए, गवर्नमेंट वांट्स कि उनको ये रिलैक्सेशन दिया जाए ताकि उनमें लोग पैसा लगाए और वो चाहे तो शेयर्स किसी को दे सके, राइट? लेकिन इनके शेयर होल्डर्स रेजोल्यूशन की कंडीशन टफ है। बोलता है क्या? बोलता है जो फेवर में वोट करेंगे दे शुड बी ट्वाइस द वोट कास्टेड अगेंस्ट। मींस जितने लोग अगर सपोज करिए अगेंस्ट 10 हुए हैं तो फेवर 20 में आ जाने चाहिए, मतलब 21 हो जाने चाहिए फेवर। अगर 10 अगेंस्ट वोट हो गए हैं तो इट शुड बी 21, मींस इट शुड बी एक्सीडिंग द ट्वाइस। तो 10 का 20 होता है तो 21 फेवर में वोट आ जाना चाहिए। सर सुनिए ना एक और चीज, सर अगर कोई वोट ही नहीं किया अगेंस्ट में तो ठीक है, नहीं किया तो नहीं किया। सर अगर अगेंस्ट में, सुनिए ना, अगेंस्ट में अगर कोई 5 वोट किया, 5 इन अगेंस्ट, 5 अगेंस्ट किया तो एटलीस्ट 11 शुड बी इन फेवर, पब्लिक कैटेगरी के।
ओ सर आप समझ गए सर कि दिस वोटिंग इज रिक्वायर्ड, यस इट इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सर इसके अलावा और भी कुछ ऐसा है जो इसमें और चाहिए होता है? यस, बोलता है ये तो पब्लिक कैटेगरी से, और अगर सपोज करिए उस कंपनी में कोई प्रमोटर ही नहीं है, मतलब प्रमोटर है तो डबल चाहिए, मतलब एक्सीडिंग डबल, और प्रमोटर नहीं है तो देन ये 3 टाइम्स होना चाहिए। मतलब अगर प्रमोटर नहीं है और पब्लिक में 10 अगेंस्ट आए हैं तो 30 शुड बी इन फेवर if there is no promoter, or if there is a promoter then exceed the twice, if there is no promoter then thrice, right? ताकि पब्लिक लोग कभी ऐसा नहीं बोल पाए कि पब्लिक का साथ होना चाहिए, बिकॉज ये स्ट्रेस्ड है कंपनी, स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, तो पब्लिक शुड बी टुगेदर विद द कंपनी। तो इफ देयर इज नो प्रमोटर थ्राइस, इफ देयर इज अ प्रमोटर एक्सीडिंग ट्वाइस, अगेन थ्राइस अगर कोई प्रमोटर नहीं है, राइट? सर आप समझ गए प्राइसिंग। इसमें और भी कुछ कंबरसम प्रोसेस है, मतलब पैसा तो उठाने के लिए बहुत बोल दिया, बहुत इजी तरीका है, लेकिन कुछ कंप्लायंस तो देखने होंगे ना। कंपनी की हालत बहुत बुरी है, किसी आप समझो किसी दीन दुखी को जब आप कोई ऐसा आदमी डूबता हुआ आए आपके पास और उधारी ले जाए तो आपका दिल नहीं धड़केगा? धड़केगा ना। तो वैसे ही सेबी का भी धड़कता है। वो बोला अगर ऐसे आदमी को पैसा लिया है मार्केट से तो उसके ऊपर एक मॉनिटरिंग एजेंसी बैठा दो, मॉनिटरिंग एजेंसी जो मॉनिटर करेगा। जो आईपीओ वगैरह में याद है, अगर 100 करोड़ का थ्रेशोल्ड वगैरह ज्यादा हो तो मॉनिटरिंग एजेंसी आता है, वैसे ही मॉनिटरिंग एजेंसी आ जाएगा। लेकिन अभी एग्जिस्टिंग में प्रेफरेंशियल इश्यू में नहीं आता मॉनिटरिंग, बट अगर आप इस वे में कर रहे हो यहां से तो मॉनिटरिंग एजेंसी आ जाएगा। तो सर समझ गए, मॉनिटरिंग एजेंसी आ जाएगा, यस मॉनिटरिंग एजेंसी विल कम। मॉनिटरिंग एजेंसी कब तक रहेगा? जब तक वो 95% ऑफ द प्रोसीड्स आर यूटिलाइज्ड। वो किस लिए होता है? वो इसलिए होता है कि बेसिकली दे गिव एन अपडेट। क्या अपडेट देते हैं? कि कितना कहां यूज हुआ, कैसे हुआ, वो अपडेट देते हैं। दैट इज कॉल्ड द मॉनिटरिंग एजेंसी। और इनकी ऑडिट कमेटी विल ऑल्सो मॉनिटर प्रोसीड को। तो सर कंप्लायंस वाइज अगर पूछे तो हम ये लिख सकते हैं स्ट्रेस्ड एसेट्स वाली कंपनियों में कंप्लायंस बढ़ गए हैं, राइट? कंप्लायंस बढ़ गए हैं। ऑप्शनल प्राइसिंग वी हैव डिस्कस्ड, मैं आपको बता ही चुका हूं। इसके अलावा मालूम आप ये भी रख के रखिए कि क्रैपिंग एक्विजिशन में, ये आपके उस मैट में नहीं है, क्रीपिंग एक्विजिशन में सेबी ने थ्रेशोल्ड बढ़ा दिया है। जो हर फाइनेंशियल ईयर में 5% है ना, उसको फॉर दिस फाइनेंशियल ईयर ओनली FY 2021 दे हैव मेड इट 10%। टेक ओवर कोड में क्रीपिंग एक्विजिशन का थ्रेशोल्ड है 5% फॉर एवरी फाइनेंशियल ईयर, बट for this financial year 2021